केजरीवाल साहब को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। मीडिया चैनल पर, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कोई सा भी रेडियो स्टेशन हो, वहाँ पर वो हर 2 मिनट के अंतराल पर आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट करके चले जाते हैं। केजरीवाल साहब का एकमात्र उद्देश्य रहता है और वो है पैसा कैसे बनाना है, अपना चेहरा दिखाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। देश में और दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रही है, लेकिन जनता का बहुत बुरा हाल है। अस्पतालों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। इसी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी दीपक सिंह सोम जी। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। जय श्री राम। सर्वप्रथम हुंकार मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इस महामारी के काल में भी मेरे पास आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, दिल्ली के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, केंद्र सरकार बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं दे पा रही। जैसे कि 700 टन की रिक्वायरमेंट केजरीवाल जी की है, दिल्ली सरकार की है अस्पतालों में, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार जो है 390 टन उनको देने का वादा किया था, लेकिन वो भी देने में नाकाम रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब ने खुद स्टेटमेंट दी। केजरीवाल साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट का आभार प्रकट किया। उन्होंने कोटा बढ़ाने की मांग की और सेंट्रल गवर्नमेंट में तुरंत एक्शन लेते हुए उनका कोटा बढ़ा दिया। ऑक्सीजन को लाने का जो कार्य है उसका मैनेजमेंट किसी भी प्रदेश की जो सरकार है वो उसको करना होता है। उन्होंने आपका कोटा बढ़ा दिया, उसकी अरेंजमेंट का, उसकी व्यवस्था, मैनेजमेंट, ये केजरीवाल साहब का दायित्व बनता है। लेकिन केजरीवाल साहब को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। सिर्फ हर मीडिया चैनल पर, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कोई सा भी रेडियो स्टेशन हो, वहाँ पर वो हर 2 मिनट के अंतराल पर आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट करके चले जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट करने का जो सिलसिला चला आ रहा है, केजरीवाल साहब इसका 25% मात्र भी फोकस करते दिल्ली प्रदेश पे। दिल्ली प्रदेश बहुत ही छोटा सा प्रदेश है। यदि हम इसके विकास को पूर्ण रूप से फोकस होकर के करें तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन केजरीवाल साहब का एकमात्र उद्देश्य रहता है और वो है पैसा कैसे बनाना है, और वो उसी पे फोकस रहते हैं। अपना चेहरा दिखाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा और जनता इनको कब तक झेलेगी, इसके विषय में केजरीवाल साहब को सोचना पड़ेगा कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि केजरीवाल साहब जिन विचारों के साथ दिल्ली में आए थे, आज उन विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर, हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो आज देश की हालात हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, अस्पताल नाकाम है पूरी तरह से और कोरोना महामारी तेज़ी से फैलती जा रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदार है। क्योंकि पिछली बार कोरोना से हमने कोई सीख नहीं सीखी, केंद्र सरकार ने कोई सीख नहीं सीखी। उचित प्रबंध केंद्र सरकार को करने चाहिए थे। वही बात दिल्ली सरकार के ऊपर भी लागू होती है। दिल्ली और केंद्र दोनों मिलकर अगर पिछली कोरोना से कुछ सीख लेते तो आज जो है स्थिति इतनी खराब नहीं होती दिल्ली की। जैसा कि आपने कहा कि ओवैसी साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी। ओवैसी साहब, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, ओवैसी साहब के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी केजरीवाल साहब की तरह ही सुर्खियों में बने रहने के लिए आते हैं और कुछ भी कह करके चले जाते हैं।
क्या किसी भी प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताओं की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? नहीं। क्या सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अरेंज करेगी? स्टेट का कोई कार्य नहीं है? क्या केजरीवाल साहब बता सकते हैं कि पिछली बार जब इतनी जो दुर्दशा हुई थी, हमारे माननीय गृह मंत्री साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इतने तुरंत एक्शन लेकर के दिल्ली की स्थिति को नहीं संभाला होता तो दिल्ली संभलती नहीं, बर्बाद हो जाती, उजड़ जाती। क्योंकि इन लोगों के परिवार से तो सब सुरक्षित हैं, बड़े लोग हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जो गरीब परिवार है उनके घर में जाकर के देखो ना, जिसके परिवार का कोई बच्चा चला जाता है, जिसके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। जिसके परिवार से जाता है वो जिस परिस्थिति से गुजरता है ये उसका परिवार ही समझ सकता है। सर, दिल्ली में 8 प्लांट ऑक्सीजन के लगाने को लेकर जो राजनीतिक गेम खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। बीजेपी कहती है कि 2020 दिसंबर में जो है दिल्ली सरकार को 8 प्लांट लगाने को कहे गए थे। वहीं राघव चड्ढा जी का स्टेटमेंट आता, बयान आता है। राघव चड्ढा जी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से जो पैसा दिया था वो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया था। उन्होंने जो है उनका जो ठेकेदार था वो एक ही प्लांट बना पाया, बाकी वो भाग गया। इस तरह की जो स्टेटमेंटें आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? राघव चड्ढा जी साक्ष्य के साथ मीडिया चैनल पर आते, बातों को रखते तो उनकी बातों को वेटेज मिलता। ये तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया ओछी राजनीति है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, आप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और आपके पास सबसे बड़ी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा अनुभव लेकर आए हैं। IRS थे आप, तो आपको तो भली भांति चीज़ें पता हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसे चलाया जाता है। आपके शब्द थे कि आप दिल्ली के मालिक हैं, तो जो मालिक होता है उसे अपनी जनता जनार्दन का ध्यान भी रखना पड़ता है। क्या इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है जिस प्रकार से केजरीवाल साहब ध्यान रखना चाह रहे हैं? जो त्राईमाम पूरे दिल्ली प्रदेश में हो रहा है, इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है? राघव चड्ढा जी के मुंह से एक बार भी किसी के लिए कुछ निकला नहीं। राघव चड्ढा जी बड़ी आसानी से आए और अपने मुख्यमंत्री की भांति अपना चेहरा दिखाया, अपनी एडवर्टाइजमेंट हुई और चले गए। भाई साहब, आप बताएं स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट में एक भी प्लांट लगाने के लिए कोई एक्शन लिया? कौन जिम्मेदार है इसका? ज़्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं। दिल्ली छोटा सा प्रदेश है, हिंदुस्तान की राजधानी है, वहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बार आप सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, 99% 97% की एवरेज से जीत कर आ रहे हैं। 70 में से पिछली बार 67 सीटें लेकर आए, इस बार आप 70 में से 63 सीटें लेकर के बैठे हुए हैं। उसके पश्चात आपका जो दायित्व है वो और अधिक हो जाता है। लेकिन राघव चड्ढा साहब ये बात कहते हैं हाँ कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जितना पैसा ऐड में खर्च कर रहे हैं उसका 50% पैसा यदि हम ऑक्सीजन प्लांट में खर्च कर देते तो आज जो त्राहिमाम हो रहा है ऐसी परिस्थिति नहीं होती। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पिछले साल जब कोरोना आया था तो जब दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिया तो अमित शाह जी ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। तो अभी जो स्थिति है वो भी बड़ी जटिल होती जा रही है, विकट होती जा रही है और बड़ी ही खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार के हाथ से कहीं ना कहीं निकलती हुई, फिसलती हुई नज़र आ रही है। जो स्थिति दिल्ली के अस्पतालों की है, ऑक्सीजन की है या बेडों की कमियों की है, तो नहीं लगता ऐसे में अमित शाह जी को या केंद्र सरकार जी को हस्तक्षेप करके पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए? जिस तरह से पिछली बार रोकथाम की थी ऐसे ही कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। आपकी बात कदापि उचित है, लेकिन
एक सेपरेट बॉडी है स्टेट। अब बिना हस्तक्षेप के ही केजरीवाल साहब आए दिन चिल्लाते रहते हैं कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। केजरीवाल साहब को चाहिए कि नहीं संभल रही दिल्ली तो कह दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमसे दिल्ली नहीं संभल रही, कृपया आप अपने अंडर में चार्ज ले लें। और अभी जो स्थिति फ़िलहाल बनी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनका जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है वो सभी लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और जैसी हमारे पास जानकारी है, शीघ्र ही चीज़ें सुलझा ली जाएंगी। माननीय गृह मंत्री जी खुद इसको बहुत ही निकट दृष्टि से अपनी नज़र बनाए हुए हैं और चीज़ें अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी खुद एंगेज हो गए हैं, तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी, ऐसा हमने लग रहा है। बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए, जो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं बदरपुर से, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, 13-14 साल पहले उन्होंने ओम विहार वार्ड में एक अस्पताल की नींव रखी थी। अगर वो अस्पताल बन गया होता तो आज बदरपुर के लोगों को कहीं भागना नहीं पड़ता है। कोरोना में एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अस्पताल निभा सकता था, 100 बेड का अस्पताल। देखिए, माननीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, जो कि हमारे बदरपुर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक ही नहीं, दिल्ली विधानसभा के आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। बदरपुर विधानसभा के लिए जितने विकास कार्य उनके अंतराल में हुए हैं, आज तक का इतिहास, सारे जितने भी विधायक उनको छोड़कर रहे हैं, सभी विधायकों के कार्यकाल को लगा लें, सभी के विकास कार्यों को भी जोड़ लें, तो भी उनके विकास कार्यों के आसपास भी चीज़ें ठहरती नहीं हैं। ये बदरपुर विधानसभा का दुर्भाग्य था कि जब उन्होंने उस अस्पताल की नींव रखवाई, माननीय उस समय की जो मुख्यमंत्री साहिबा थी शीला दीक्षित जी, उनके हाथों से वहाँ पे नींव रखी गई, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके तत्पश्चात चुनाव में रामवीर जी चुनाव हार गए और लंबे अंतराल तक वो वापस नहीं आ पाए। तो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अंतराल रहा जब रामवीर जी वहाँ पर विधायक नहीं रहे। इन 10 सालों में चाहे कांग्रेस के विधायक माननीय राम सिंह नेताजी हों, चाहे आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली ही नहीं देश में परिवर्तन की, राजनीति में परिवर्तन की भावना लेकर के दिल्ली प्रदेश में आई, उनके पास एक सुनहरा अवसर था। उनके विधायक परम आदरणीय नारायण दत्त शर्मा जी जीत कर आए, रामवीर जी ने तो उद्घाटन करवाया, उसके पश्चात वो चुनाव हार गए, तो उनको तो कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, कोरोना की स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही है और बदरपुर विधानसभा की बात की जाए तो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने 13-14 साल पहले एक 100 बेड का अस्पताल ओम विहार वार्ड में उसका जो है शिलान्यास किया था, उसकी नींव रखी थी। लेकिन आज अगर वो अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता तो 100 बेड वो जो है इस कोरोना काल में काम आ सकते थे। लेकिन रामवीर सिंह बिदुड़ी जी कहीं ना कहीं नाकाम रहे उस अस्पताल को बनाने में। देखिए, ये कहना जाती होगी कि रामवीर सिंह बिदुड़ी जी नाकाम रहे। उसके पीछे कारण है कि रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने जब इस अस्पताल की नींव भूमि पूजन का कार्यक्रम करवाया था, उस समय की मुख्यमंत्री साहिबा शीला दीक्षित जी के द्वारा, उसके तत्पश्चात दिल्ली प्रदेश में चुनाव हुए थे और रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हार गए चुनाव। और उसके पश्चात लंबे समय तक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी की वापसी नहीं हुई, क्योंकि 5 साल उसके पश्चात माननीय राम सिंह नेताजी विधायक रहे। बीच में एक बड़े छोटे से कार्यकाल के लिए रामवीर जी चुनकर आए थे, लेकिन वो कार्यकाल बड़ा ही सूक्ष्म था, इसीलिए ये उसमें कार्यकाल में गिना नहीं जा सकता। उसके तुरंत पश्चात जो है नारायण दत्त शर्मा जी दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में चुनकर आए और आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय केजरीवाल साहब
हमारे मुख्यमंत्री जी राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन के रूप में चुनकर आए। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी और नारायण दत्त शर्मा जी के पास बड़ा सुनहरा अवसर था कि उस जगह पर अस्पताल की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसका अर्थ ये कि फ़ाइल बनी थी, उस फाइल को प्रोसेस करा करके वहाँ बढ़िया सुंदर सा 100 बेड का अस्पताल बनवाते, उसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री साहब से करवाते या स्वास्थ्य मंत्री से करवाते या उप मुख्यमंत्री से करवाते, तो सुनहरे अक्षरों में उनका नाम अंकित हो जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय तक रामवीर जी की वापसी नहीं हुई। 10-11 साल का बीच में कार्यकाल रहा। तो रामवीर जी के लिए ये कहना कि रामवीर जी सफल नहीं हुए या रामवीर जी करवा नहीं पाए क्योंकि उनको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, तो जिनको अवसर प्राप्त हुआ उन लोगों ने नहीं कराया कार्य, तो ये उन लोगों का फेलियर था। अब पुनः रामवीर सिंह गिद्धोड़ी जी पिछले 1 साल से विधायक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है बदरपुर विधानसभा का कि जब वो विधायक चुने गए उसके 1 महीने पश्चात लॉकडाउन लग गया और कोरोना जैसी महामारी एक विकराल रूप लेकर के सभी लोगों के समक्ष खड़ी है। आज की डेट में हम सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा समय मिला नहीं अभी कुछ करने का, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम सभी को पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है कि वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल, सुंदर अस्पताल रामवीर सिंह गिद्धोड़ी जी के नेतृत्व में शीघ्र बनकर तैयार होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भी सत्य है जैसा आपने प्रश्न किया कि वो अस्पताल यदि बन गया होता तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत ही सही, लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिल्ली प्रदेश में अपना कुछ सहयोग तो वो अस्पताल देता, लेकिन यहाँ पर बातें ज़्यादा होती हैं, दलगत राजनीति से उठकर कोई सोचता नहीं, प्रचार प्रसार पे ज़्यादा ध्यान रहता है। विकास से केजरीवाल सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आई है, विकास से इनका कोई वास्ता नहीं। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह सोम जी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि जल्द ही अमित शाह जी हैं जो है दिल्ली की व्यवस्थाओं को एक बार फिर अपने हाथ में लेंगे और दिल्ली की जो कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी। हालांकि केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली को जो है 700 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसमें से केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ा के 390 तक कर दिया है और दिल्ली को जो है अब ये धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही है। और दिल्ली की जो स्थिति है, अस्पतालों की जो स्थिति है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण रोज़ाना मरीजों की जो है मौतें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति दिल्ली की बनती जा रही है। अब ऑक्सीजन धीरे धीरे दिल्ली में अंदर आ रही है। कितना समय आखिरकार लगता है दिल्ली में सुधार होने के लिए और कब तक अमित शाह जी जो है दिल्ली की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेंगे, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको आने वाले समय में धीरे धीरे मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी तमाम वीडियो को। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।